अगर ये पॉलिटिकल शिफ्ट जारी रहता है और मानते हैं कि अगली सरकार इंडिया अलायंस की बनती है, तो उनकी कैबिनेट आखिर दिखेगी कैसी? कौन बनेगा होम मिनिस्टर? कौन संभालेगा फाइनेंस? लेट्स फाइंड आउट। तो इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल एक सवाल सबके दिमाग में है, क्या बीजेपी की जो पॉलिटिकल हेजेमनी है, जो उनका एक तरफा राज है, वो अब कमजोर हो रहा है? देखिए, पिछले 10 साल में हमने एक ऐसी पार्टी देखी है जिसने ना सिर्फ इलेक्शंस जीते बल्कि पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। वो एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ, इनके साथ उठो, इनके साथ मत बैठो, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ दोस्ती, ये चीज। पर अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे हवा का रुख बदल रहा है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की जो नैरेटिव सुप्रीमेसी थी, यानी पब्लिक डिबेट को अपनी मर्जी से चलाने की ताकत, वो अब कमजोर पड़ती दिख रही है? वेल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़े कारण बताते हैं। चलिए एक एक करके इनको आराम से डिटेल में समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा क्रैक है इकोनॉमी का। देखिए, कई सालों तक एक फॉर्मूला बहुत कामयाब रहा। इमोशनल मुद्दे जैसे हिंदुत्व, नेशनल प्राइड, इनको आगे रखो और बेरोजगारी, महंगाई जैसे जरूरी आर्थिक मुद्दे पीछे छूट जाते थे। लोगों ने भी एक तरह का ट्रेड ऑफ कर लिया था। ठीक है, मटेरियल लाइफ अच्छी नहीं हो रही तो क्या हुआ, कम से कम सिंबॉलिक विक्ट्रीज तो मिल रही है। लेकिन अब यह सौदा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई हो, लोगों की सैलरी सालों तक ना बढ़े, तो खाली पेट ये सिंबॉलिक विक्ट्रीज ज्यादा देर तक काम नहीं आती। रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा क्रैक है विश्व गुरु वाले नैरेटिव में। ये आइडिया खासकर मिडिल क्लास को बहुत पसंद आया कि पीएम मोदी के लीडरशिप में इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है। बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं, G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई, एक ऐसी इमेज बनाई गई जैसे पूरी दुनिया इंडिया को सलाम कर रही है। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। जब आप अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर्स देखते हैं या यूरोपियन कंट्रीज से सख्त वीजा रूल्स आते हैं, तो वो इल्यूजन टूटने लगता है। रियल पॉलिटिक्स की ठंडी हवा इस गर्मागर्म विश्व गुरु नैरेटिव को ठंडा कर देती है। और तीसरा क्रैक, बीजेपी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, यानी सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजना, ये बहुत इफेक्टिव है। जब पैसा सीधा जेब में आता है तो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के दम पर आप हमेशा के लिए डोमिनेंस नहीं बनाए रख सकते। तो इसीलिए जब रजीम को विरोध के स्वरों को, यानी डिसेंट को दबाना पड़ता है, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, जर्नलिस्ट हों, जो ऑपोजिशन लीडर्स, तो कंट्रोल करने की ये कोशिश उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी दिखाती है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो विरोध से डर कैसा? तो एक तरफ बीजेपी की ग्रिप ढीली हो रही है और इसका फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ ऑपोजिशन अब सिर्फ सरकार का आलोचक नहीं रहा, बल्कि वो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वाला प्लेयर बन रहा है। इस बदलाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को। वहां से कांग्रेस में एक नई एनर्जी, एक नई जान आई और अब ये नया कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में भी दिख रहा है, जहां एक कॉम्बैटिव ऑपोजिशन अब सरकार को घेर रहा है। ये कोट इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समराइज करता है। इसका मतलब है कि जो सरकार अपनी ताकत को लेकर कॉन्फिडेंट होती है, उसे नियम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई सरकार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन के नियम बदलने लगे, तो ये इसका साफ संकेत है कि वो कंट्रोल खो रही है। ये कोशिश उनकी ताकत का नहीं बल्कि उनके अंदर के डर का प्रतीक है। अब थोड़ा आगे का सोचते हैं। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कल्पना। अगर यह पॉलिटिकल शिफ्ट जारी रहता है और मानते हैं कि अगली सरकार इंडिया अलायंस की बनती है, तो उनकी कैबिनेट आखिर दिखेगी कैसी? कौन बनेगा होम मिनिस्टर? कौन संभालेगा फाइनेंस? लेट्स फाइंड आउट। अब इससे पहले कि हम मिनिस्ट्रीज बांटना शुरू करें, हमें कुछ ग्राउंड रूल सेट करने होंगे, राइट? हम ऐसे ही हवा में नाम नहीं चुन रहे। इस हाइपोथेटिकल कैबिनेट को बनाने के लिए हमने 3 कोर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है। पहला, एक्सपीरियंस, यानी ऐसे लोग जिनको पहले मिनिस्ट्री चलाने का अनुभव हो। दूसरा, स्पेशलाइजेशन, जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड उस मिनिस्ट्री से मेल खाता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा, कोलिशन पैरिटी, गठबंधन के सभी बड़े सहयोगियों को उनके हिस्से की पावर मिलनी ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होता? जरा सोचिए और अपने टॉप चॉइसेस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आई एम रियली क्यूरियस, देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती जुलती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिग 4 से, और इसमें सबसे पहले आती है होम मिनिस्ट्री, जिसे पीएमओ के बाद देश की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री माना जाता है। तो
होम मिनिस्टर के लिए हमारी चॉइस है मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल साफ है। कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते वो पीएम के सबसे विश्वासपात्र सहयोगी होंगे। उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। प्लस उन्हें स्टेट लेवल पर होम मिनिस्ट्री चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। हाँ, पी चिदंबरम जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स भी हैं, लेकिन खड़गे का स्टैचर और उनका पॉलिटिकल वेट उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखता है। नेक्स्ट अप वो इंसान जिसके हाथ में देश की तिजोरी की चाबी होगी। आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री पर। यहाँ हम अपने स्पेशलाइजेशन वाले प्रिंसिपल पर चलेंगे और वो हमें सीधा जयराम रमेश तक ले जाता है। वो एक अनुभवी इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने पहले फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पर काम किया है, मतलब वो पॉलिसी की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। इस पोस्ट के लिए पी चिदंबरम भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, महुआ मोइत्रा भी, लेकिन पॉलिसी लेवल पर रमेश का जो डीप एक्सपीरियंस है वो उन्हें क्लियर एज देता है। अब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की। देश की सुरक्षा, हमारी तीनों सेनाएं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पोस्ट है। डिफेंस के लिए हमारी पिक थोड़ी स्ट्रेटेजिक है, के.सी. वेणुगोपाल। वो लीडरशिप के सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक माने जाते हैं और कमिटी ऑन डिफेंस के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका सिलेक्शन एक साफ सिग्नल देगा कि पीएम नए जनरेशन के लीडर्स पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। हाँ, शरद पवार जैसे वेटरन नेता भी एक ऑप्शन है, लेकिन वेणुगोपाल को चुनना एक फ्यूचर फॉरवर्ड मूव होगा। और बिग फोर में आखिरी मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा। क्या इस रोल के लिए शशि थरूर के अलावा कोई और हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। ये एक नेचुरल चॉइस है। सोच के देखिए, वो यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उनका जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, उनका जो डिप्लोमेटिक करियर है, वो इस पोस्ट के लिए उन्हें इनवैल्यूएबल बनाता है। ही इज द परफेक्ट फिट। द बिग फोर तो सेट हो गए, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट में असली खेल तो बाकी मिनिस्ट्रीज के बंटवारे का होता है। यहां बहुत सूझबूझ और बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बाकी की कैबिनेट पर भी एक तेज नजर डालते हैं। अब आती है कोएलिशन को बैलेंस करने की सबसे बड़ी चुनौती। यहां हर मिनिस्ट्री एक पॉलिटिकल मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज जैसा विशाल मिनिस्ट्री आरजेडी के मनोज कुमार झा को देकर आप बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट को साध सकते हैं। कॉमर्स टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी को, हेल्थ डीएमके की कनिमोजी को। आप पैटर्न समझ रहे हैं ना? गठबंधन के जो बड़े पिलर्स हैं, उन्हें उनका ड्यू रिस्पेक्ट और पावर देनी पड़ती है। लेकिन कैबिनेट सिर्फ कोalition मैनेजमेंट के बारे में नहीं होती, ये आपका विजन भी दिखाती है। एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री प्रियंका गांधी को देकर आप एक प्रोग्रेसिव सोशल एजेंडा का साफ सिग्नल दे सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एसपी की डिंपल यादव या इकरा चौधरी जैसे यंग और डायनामिक लीडर्स को देकर आप एक नई जनरेशन को आगे लाने का संदेश दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ बड़े नाम मिस हो गए हैं, तो इसका कारण यह है कि या तो वो स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं या हमने जानबूझकर नए चेहरों को प्रेफरेंस दी है। तो ये है हमारी फाइनल हाइपोथेटिकल कैबिनेट इन अ नटशेल। एक ऐसी टीम जिसमें अनुभव, कोएलिशन की मजबूरियां और एक नई सोच का परफेक्ट ब्लेंड है। ये सब मिलकर इंडिया के लिए एक नया बेहतर विजन पेश कर पाएंगे। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इंडियन पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट्स।